Hello students, how are you all? This is your science teacher शिखा और आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं आपकी साइंस बुक 5 का चैप्टर नंबर 1। इस चैप्टर को हम डिटेल में पढ़ेंगे वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेनेशन के साथ एंड उसके बाद हम अपनी एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे जिससे आपको चैप्टर का कंप्लीट कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ जाए। तो चलिए अपनी आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। So students, this is our today's chapter number 1 and the name of the chapter is more about plants. So जैसे कि चैप्टर के नेम से ही क्लियर है, इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे प्लांट्स के बारे में कुछ और बातें। तो मेन चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक बार हम देख लेते हैं कि इस चैप्टर में हम कौन कौन सी अपनी हेडिंग्स को आज कवर करने वाले हैं। सो फर्स्ट इज रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, रिप्रोडक्शन फ्रॉम सीड्स, germination of seeds, dispersal of seeds, agents of seed dispersal, reproduction through plant parts, growing crops and healthy crops। ये सारे टॉपिक आज हम अपने इस चैप्टर में कवर करेंगे, लेकिन उससे पहले हम अपना इंगेज सेक्शन सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं आज के इंगेज सेक्शन में हमें कौन सी एक्टिविटी दी गई है। गिवन बिलो आर पिक्चर्स ऑफ सम फ्रूट्स, choose from the options given in the box and write down the number of seeds each fruit has। अब नीचे आपको कुछ पिक्चर्स दी गई हैं फ्रूट्स की, आपको इन पिक्चर्स को देखना है और ये लिखना है कि इनमें से कौन से फ्रूट में कितने सीड होते हैं। मतलब कुछ फ्रूट 1 सीडेड होते हैं, कुछ में फ्यू सीड्स होते हैं, जबकि कुछ में बहुत सारे यानी कि मैनी सीड्स होते हैं। तो ये तीनों ही ऑप्शन आपको इन पिक्चर्स के नीचे लिखने हैं। अपना मेन चैप्टर स्टार्ट करते हैं। There are different types of plants. Some plants bear flowers, some do not. Most garden plants have bright and beautiful flowers. These flowers change into fruits and the fruits bear seeds. New plants grow from seeds. Plants such as ferns and moss do not bear flowers. They produce tiny spores which grow into new plants. In some cases, new plants grow from stems, roots and leaves of the parent plants. Seed is a part of the plant that helps in reproduction. Let us learn more about reproduction in plants. So हमारे आसपास हमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स देखने को मिलते हैं। कुछ में फ्लावर्स होते हैं जबकि कुछ में फ्लावर्स नहीं होते। जितने भी हमारे गार्डन में जो फ्लावर्स हैं वो बहुत ज्यादा ब्राइट एंड ब्यूटीफुल होते हैं। ये फ्लावर्स किस में बदलते हैं? फ्रूट में बदलते हैं, और फ्रूट में क्या होते हैं? सीड्स होते हैं, और ये सीड्स भी आगे जाके एक नए प्लांट को जन्म देते हैं। तो कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिसमें कोई भी फ्लावर नहीं होता, और वो प्लांट है जैसे कि मॉस हो गया एंड फर्न हो गया, लेकिन वो किससे रिप्रोड्यूस करते हैं? फिर अपनी टाइनी स्पोर्स के, जो उनके छोटे छोटे छेद होते हैं, उसकी हेल्प से वो न्यू प्लांट को ग्रो कराते हैं, उसको जन्म देते हैं। न्यू प्लांट वहां से आप कह सकते हैं कि डेवलप होता है। और कुछ केसेस में जो प्लांट होता है वो स्टेम से ग्रो करता है, कुछ केसेस में रूट से करता है, कुछ केसेस में न्यू प्लांट लीफ से ग्रो करता है। सीड वो पार्ट है प्लांट का जो प्लांट को रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है। तो इस चैप्टर में बेसिकली हम प्लांट के रिप्रोडक्शन के बारे में ही पढ़ेंगे। सो फर्स्ट टॉपिक इज रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। Reproduction is the process by which our living organism is able to produce more of its own kind. The continuity of life on the earth is possible only because of reproduction. तो reproduction क्या है? Reproduction basically वो प्रोसेस है जिससे हमारी अर्थ पे लाइफ की कॉन्टिन्यूटी बनी रहती है। मतलब एक स्पीशीज दूसरे को जन्म देता है, दूसरा अपने जैसे ही तीसरे को, और तीसरा अपने जैसे ही चौथे को। तो इस वजह से क्या होता है? एक स्पीशीज कभी भी मरती नहीं है, उसकी जनरेशन जो है वो फर्दर कंटिन्यू रहती है। प्लांट्स मेनली रिप्रोड्यूस इन 2 ways. सम प्लांट्स रिप्रोड्यूस थ्रू सीड्स एंड सम प्लांट्स रिप्रोड्यूस थ्रू स्टेम्स, लीव्स और रूट्स। और प्लांट्स मेनली 2 तरीकों से रिप्रोडक्शन करते हैं, पहले सीड्स के थ्रू एंड दूसरा स्टेम, लीव्स या रूट्स के थ्रू। तो सबसे पहले हम अपना फर्स्ट टॉपिक कवर करेंगे रिप्रोडक्शन फ्रॉम सीड्स। सीड इज द बिगिनिंग ऑफ अ न्यू प्लांट। ऑल सीड्स आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। डिस्पाइट देयर डिफरेंसेस, मोस्ट सीड्स हैव 3 मेन पार्ट्स इन कॉमन: द सीड कोट, एंडोस्पर्म एंड एम्ब्रायो। तो सीड न्यू प्लांट का सबसे मेन पार्ट होता है।
सभी सीड एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। उनके डिफरेंसेस के बावजूद भी जो सीड्स होते हैं, सभी सीड्स में ये 3 पार्ट कॉमन होते हैं। कौन कौन से? सीड कोट, एंडोस्पर्म एंड एम्ब्रॉयो। अब सीड कोट क्या करता है? सीड कोट सीड की आउटर कवरिंग होता है जो सीड को प्रोटेक्ट करता है हार्श वेदर कंडीशन से, सनलाइट से और बाकी चीजों से। एंडोस्पर्म सीड कोट के जस्ट नीचे होता है। ये सीड के एम्ब्रायो को न्यूट्रिएंट प्रोवाइड कराता है और ये जो न्यूट्रिएंट्स है ये सीड को जिंदा रहने में हेल्प करता है। उसके बाद आपका आता है एम्ब्रायो यानी कि बेबी प्लांट, जो सीडलिंग में कन्वर्ट होता है यानी कि छोटे से प्लांट में कन्वर्ट होता है। और उसके बाद अगर इसको सही कंडीशंस मिलती हैं ग्रोथ करने के लिए तो ये प्लांट आगे जाके ट्री बनता है। मोस्ट सीड्स हैव टू बीन स्ट्रक्चर्स कॉल्ड द सीड लीव्स और कॉटिलिडॉन्स। They store food for the growing embryo till it puts out new leaves. और कुछ सीड में 2 bean shaped structures होते हैं जिनको हम सीड लीव्स या कॉटिलिडॉन्स बोलते हैं। ये क्या करते हैं? ये ग्रोइंग प्लांट के लिए अपने अंदर फूड को स्टोर करते हैं जब तक न्यू लीव्स उसकी जगह पे ना आ जाए। नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, जर्मिनेशन ऑफ सीड्स। ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा इस चैप्टर का कि सीड बेसिकली कैसे जर्मिनेट करते हैं। तो इसको मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीके में आपको एक्सप्लेन करती हूँ। जो प्लांट है उसमें बहुत सारे सीड होते हैं, मतलब एक प्लांट बहुत सारे सीड प्रोड्यूस करता है, लेकिन उनमें से कुछ ही सीड ऐसे होते हैं जो जर्मिनेशन के लायक होते हैं, काबिल होते हैं। अब जर्मिनेशन बेसिकली है क्या? जर्मिनेशन एक प्रोसेस है जिसमें जो सीड है वो एक बेबी प्लांट यानी कि बहुत छोटे से प्लांट को प्रोड्यूस करता है। किसके प्रेजेंस में? एयर, वाटर, सनलाइट की प्रेजेंस में, मतलब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस इसको आप कह सकते हैं। अब जब जर्मिनेशन का प्रोसेस चल रहा होता है, जो सीड है वो वाटर एब्जॉर्व करता है, ठीक है, और वाटर जब एब्जॉर्व करता है तो एम्ब्रायो धीरे धीरे डेवलप होने लगता है, यानी कि छोटा सा बेबी प्लांट डेवलप होने लगता है। इससे जो वो वाटर जो उसने एब्जॉर्व किया जर्मिनेशन के प्रोसेस में सीड ने, तो वो वाटर एम्ब्रायो को मिलता है और एम्ब्रायो धीरे धीरे ग्रो करने लगता है। वहां से एक छोटी सी रूट निकलती है जिसको हम बोलते हैं रेडिकल। ये क्या करती है? जर्मिनेटिंग सीड से निकलती है और नीचे की तरफ बढ़नी शुरू हो जाती है। किससे? एम्ब्रायो से निकल के नीचे की तरफ बढ़नी शुरू हो जाती है। अब ये धीरे धीरे रूट सिस्टम में बदल जाती है और ये अपनी जड़ें मिट्टी में बहुत ही मजबूत बना लेती है। उसके बाद बेबी शूट निकलती है उसमें से, जिसको हम प्ल्यूम्यूल बोलते हैं। वो ऊपर की तरफ बढ़नी स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि आपको पता है रूट नीचे होती है और जो शूट सिस्टम यानी कि स्टेम होता है वो हमारा ऊपर होता है। तो रूट निकली, वो नीचे की तरफ बढ़ी, और जो शूट निकला वो ऊपर की तरफ ग्रो करता है। अब ऐसे ही रेडिकल ने रूट बनाया और प्ल्यूम्यूल ने अपना शूट सिस्टम बनाया। किसके हेल्प से? स्टेम्स और लीव्स की हेल्प से। अब जो कॉटिलिडॉन है यानी कि सीड कवरिंग जो है वो क्या करता है? वो एम्ब्रायो के वेरियस पार्ट्स को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, जिससे एम्ब्रायो जो है वो बढ़ता रहे और वो टाइनी सीड में या टाइनी सैपलिंग में कन्वर्ट हो जाए। इफ ऑल द सीड्स, अब सबसे जरूरी बात ये होती है कि पेरेंट प्लांट के आसपास ही अगर सारे सीड ग्रो करेंगे तो किसी भी सीड को प्रॉपरली ग्रो होने के लिए स्पेस नहीं मिलेगा, क्योंकि उनको एयर के लिए कंपटीशन करना पड़ेगा, वाटर के लिए करना पड़ेगा और न्यूट्रिएंट्स के लिए करना पड़ेगा। तो इस स्ट्रगल से बचने के लिए हम डिस्पर्सल ऑफ सीड यानी कि स्कैटरिंग ऑफ सीड का मेथड यूज करते हैं। तो पहले पढ़ते हैं डिस्पर्सल ऑफ सीड हमारा बेसिकली क्या होता है। वो प्रोसेस जिसमें सीड को पेरेंट प्लांट से काफी दूर स्कैटर यानी कि बिखेरा जाता है, जिससे अलग अलग जहां दूर दूर जगह प्लांट उगे, उन प्लांट को सफिशिएंट स्पेस मिले ग्रो करने के लिए, एयर मिले, वाटर मिले एंड न्यूट्रिएंट्स मिले। और अगर किसी एक प्लांट में कोई बीमारी लगी हो तो पास में अगर कोई जस्ट प्लांट होगा तो टच होने से उसमें भी बीमारी फैल सकती है, लेकिन अगर हम दूर सीड को स्कैटर करेंगे तो बीमारी फैलने के चांसेस दूसरे प्लांट में कम होते हैं। ऐसे ही जो प्रेडेटर्स होते हैं वो अगर एक प्लांट को खा रहे हैं तो दूसरे प्लांट तक जाने में उनको टाइम लगेगा। तो जो डिस्पर्सल ऑफ सीड होता है ये सीड के लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होता है और इससे क्या होता है? सीड को प्रॉपर जगह मिल जाती है ग्रो होने के लिए। नेक्स्ट इज एजेंट्स ऑफ सीड डिस्पर्सल। अब ये सारे सीड जब हम हाथों से तो नहीं बिखेर सकते ना, तो हमारे पास कुछ एजेंट्स होते हैं जो हमारे लिए सीड डिस्पर्स करने का काम करते हैं। इनको हम बोलते हैं एजेंट्स ऑफ डिस्पर्सल। अब ये एजेंट्स कौन कौन से हैं? सबसे पहले हमारा विंड। जब बहुत तेज हवा चलती है, जो लाइट प्लांट होते हैं जैसे कॉटन हो गया, कैलोट्रोपिस हो गया या आपका डैंडेलियन हो गया, उनके बालों पे आपने देखा होगा छोटे छोटे दाने टाइप जो सीड होते हैं,
तो तेज हवा चलने से ये उड़ जाते हैं और कहीं दूर जाके गिर जाते हैं, और वहां पे अगर इन्हें प्रॉपर वेदर कंडीशंस मिल जाए, एयर वाटर ये सब मिल जाए, तो उसी जगह पे ये ग्रो हो जाते हैं। तो विंड भी हमारा एजेंट ऑफ डिस्पर्जल होता है। नेक्स्ट इज डिस्पर्जल बाय वाटर। नदी के किनारे जो पेड़ होते हैं, जैसे कोकोनट का हो गया, कोई और हो गया, उसके जो फ्रूट है वो पानी में गिरता है, मतलब रिवर में गिरता है, वाटर बॉडी में गिरता है। या फिर आप कह सकते हैं कि वाटर एक्वेटिक प्लांट जो होते हैं वो, जैसे लोटस हो गया या डकवीड हो गया, उनके जो सीड है वो पानी के तेज बहाव से एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाते हैं, दूसरी रिवर बॉडी में थोड़ी दूर पे पहुंच जाते हैं पानी के बहाव के साथ, विद द फ्लो ऑफ वाटर। और वहां पे जाके वो क्या करते हैं, वो वहीं पे जो रिवर बेड होता है ना, वहीं पे जम जाते हैं और वहां पे फिर वो ग्रो कर जाते हैं। तो ऐसे वाटर भी हमारा एजेंट ऑफ डिस्पर्जल होता है। नेक्स्ट इज डिस्पर्जल बाय एनिमल्स। अब एनिमल्स भी डिस्पर्जल का काम करते हैं, क्योंकि कुछ प्लांट जैसे कि जेंथियम हो गया, उनमें हुक्स या स्पाइक्स होते हैं जो एनिमल की स्किन से चिपक जाते हैं, और जब एनिमल दूर अपनी जर्नी करते हैं, ट्रैवलिंग करते हैं, तो उनके पैरों पे जो सीड चिपके होते हैं वो गिर जाते हैं, कहीं भी गिर सकते हैं। और वहां पे भी जैसे चेरी हो गया, गुआवा हो गया, वो ऐसे ही उगते हैं। कभी कभी जो बर्ड्स की ड्रॉपिंग्स होती हैं, ये एनिमल एंड ह्यूमन की जो एक्सक्रीटा होता है, उसमें जो कुछ सीड निकलते हैं, जो हम लोग ऐसे ही मतलब चबाते नहीं है, सीधे हमारे स्टमक में होते हैं, और जिनको हम अपनी फीसिस में बाहर निकालते हैं। तो अगर हम कहीं खुले में यूरिनेट करते हैं या कहीं खुले में हम फीस से डिस्पोज करते हैं, तो वहां पे भी जो सीड्स हैं वो ऐसे ही ग्रो कर जाता है, वहां पे वो प्लांट बन जाता है। नेक्स्ट इज डिस्पर्जल बाय एक्सप्लोजन। एक्सप्लोजन मतलब फटना, जो विस्फोट होता है उसके थ्रू भी अब हमारे जो सीड्स हैं वो डिस्पर्स होते हैं। कैसे, कुछ प्लांट्स के जो फ्रूट्स होते हैं वो जब पक जाते हैं तो वो फट जाते हैं एक दिन, ठीक है, और जो उनके पके हुए बीज होते हैं वो दूर दूर बिखर जाते हैं। अब ये जो पके हुए बीज हैं, ये जो राइपेंड सीड्स होते हैं, ये क्या करते हैं, जैसे पॉपी के हो गए, पी प्लांट के हो गए, मटर यानी कि, और बीन, ये जब एक्सप्लोड होते हैं, बर्स्ट होते हैं, तो ये इनके सीड जो है बहुत दूर दूर फैल जाते हैं एक्सप्लोड होके। अब देखो ना, जब विस्फोट होता है तो दूर दूर तक जाता है, तो ऐसे ही सीड एक्सप्लोड होके दूर दूर तक जाते हैं और वहां पे ये अपनी जगह बना लेते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज रिप्रोडक्शन थ्रू प्लांट पार्ट्स। न्यू प्लांट्स का जो प्रोडक्शन होता है वो मेनली सीड्स के थ्रू होता है, लेकिन सीड्स के अलावा कुछ प्लांट्स प्लांट के ही पार्ट में से भी ग्रो करते हैं, और उस प्रोसेस को बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। जैसे प्रोड्यूसिंग न्यू प्लांट्स फ्रॉम अदर प्लांट पार्ट्स, देन सीड्स इज नोन एज वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। In this propagation, any vegetative part of the plant body like stem, root or leaf develops into a complete new baby plant. और इस प्रोसेस में यानी कि वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में क्या होता है कि एक बिल्कुल नया प्लांट या तो पुराने वाले प्लांट के स्टेम से या रूट से या लीफ से डेवलप हो जाता है, और वो उतना ही हेल्दी होता है जितना कोई प्लांट सीड से डेवलप होके होता है। तो सबसे पहले पढ़ते हैं स्टेम से कोई न्यू प्लांट कैसे डेवलप होता है। कुछ प्लांट जैसे कि पोटैटो एंड जिंजर, ये अंडरग्राउंड स्टेम से डेवलप होते हैं, वहीं से इनकी ग्रोथ होती है और वहीं से इनका रिप्रोडक्शन भी होता है। और पोटैटो की जो बर्ड्स हैं उन्हें हम आईज बोलते हैं। ये जो आई होती है, आपने पोटैटो देखा होगा ना, छोटे छोटे से स्पोर्स टाइप के होते हैं, ये कैपेबल होते हैं एक न्यू प्लांट को ग्रो करने में। इसके अलावा प्लांट जैसे कि मनी प्लांट, रोज और शुगर, ये भी स्टेम कटिंग के प्रोसेस के थ्रू न्यू प्लांट में डेवलप हो सकते हैं। नेक्स्ट इज रूट्स। कुछ प्लांट की रूट जैसे कि कैरेट, रेडिश या फिर स्वीट पोटैटो की डेवलप होके किस में कन्वर्ट होती है, शूट में, जब उसको पानी में कुछ टाइम के लिए रखा जाता है, और ये शूट्स ही आगे जाके बेबी प्लांट में डेवलप हो जाती हैं। नेक्स्ट इज लीव्स के थ्रू कैसे न्यू प्लांट डेवलप होता है। कुछ प्लांट्स की लीव्स जैसे कि बायरोफिलम की या फिर जेंथियम की जो लीव्स होती हैं वो अपने मार्जिन पे ग्रो होती है, मतलब उनका जो मार्जिन होता है वहां पे बर्ड्स होती हैं। अब ये जो बर्ड्स होती हैं ये न्यू प्लांट में ग्रो होती हैं जब इन लीव्स को हम गीली मिट्टी में यानी कि मॉइस्ट सॉइल में रखते हैं, और जब मॉइस्ट सॉइल में इसको रखा जाता है तो इन लीव्स की जो बर्ड्स होती है उनमें से न्यू प्लांट डेवलप होता है। इसके अलावा प्लांट जैसे कि फंजाई और फर्न्स ग्रो फ्रॉम टाइनी स्ट्रक्चर्स कॉल्ड स्पोर्स, ये स्पोर्स से डेवलप होते हैं। प्लांट्स आर ऑल्सो प्रोपेगेटेड आर्टिफिशियली
बाय ग्राफ्टिंग, जैसे कि मैंगो में, लेयरिंग जैस्मीन में, कटिंग रोज एंड शुगर केन में। इन बाकी मेथड्स के थ्रू भी हम प्लांट के ही पार्ट से एक न्यू प्लांट डेवलप कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज ग्रोइंग क्रॉप्स। क्रॉप्स को ग्रो करना, वो प्लांट्स जिनको हम किसी पर्टिकुलर एरिया या पर्टिकुलर रीजन में एक पर्टिकुलर सीजन में बहुत बड़े स्केल पे ग्रो कराते हैं, उसको हम बोलते हैं क्रॉप्स। और ये प्रैक्टिस जिसमें हम फूड की लार्ज क्वांटिटी को उगाते हैं, उसको हार्वेस्ट करते हैं और उसको हम ईटिंग पर्पस के लिए यूज करते हैं, उस प्रैक्टिस को बोलता जाता है एग्रीकल्चर यानी कि कृषि। काइंड्स ऑफ क्रॉप्स। क्रॉप्स हमारी कितने काइंड की होती है? मेनली जो क्रॉप्स होती है वो हमारी 3 काइंड्स की होती हैं, जैसे फूड क्रॉप जिसमें आती है आपकी व्हीट, राइस, पोटैटो एंड शुगर केन। देन फाइबर क्रॉप जिसमें आता है कॉटन, जूट एंड हेम्प। एंड थर्ड इज ऑयल प्रोड्यूसिंग क्रॉप जैसे कि मस्टर्ड, सनफ्लावर एंड सोयाबीन। इंडिया में विंटर सीजन यानी कि नवंबर से अप्रैल तक जो क्रॉप्स ग्रो की जाती है उनको बोलते हैं राबी क्रॉप्स, जैसे कि व्हीट, ग्राम, कैबेज एंड कालीफ्लावर। ये सब हमारे राबी क्रॉप्स के एग्जाम्पल हैं। और क्रॉप्स जो विंटर सीजन में ग्रो की जाती हैं दैट इज फ्रॉम जून टू अक्टूबर, इनको बोलते हैं खरीफ क्रॉप्स। और ये मॉनसून के एंड में हार्वेस्ट की जाती हैं, यानी कि जब बारिश खत्म होने वाले होती है, मॉनसून का पीरियड खत्म होने वाला होता है, तब इनको काटा जाता है। और इनके कुछ एग्जाम्पल है राइस, मेज, ज्वार, ब्रिंजल, बाजरा एंड पंपकिन। ये सब हमारे खरीफ क्रॉप्स के एग्जाम्पल है। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं स्टूडेंट्स, हेल्दी क्रॉप्स। अब क्रॉप्स कितने टाइप की होती हैं, क्रॉप्स को ग्रो कैसे किया जाता है ये तो हमने देख लिया, लेकिन हेल्दी क्रॉप ग्रो करने के लिए हमें कुछ स्टेप्स फॉलो करने होते हैं और इस टॉपिक में हम उन्हीं स्टेप्स के बारे में पढ़ेंगे। तो एक अच्छी क्रॉप पाने के लिए फार्मर्स को बहुत सारे स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं, जैसे प्लोइंग करनी पड़ती है फील्ड की, देन वीडिंग, सोइंग, वाटरिंग, मैन्योरिंग, हार्वेस्टिंग एंड देन स्टोरिंग द क्रॉप। ये सारे स्टेप अपने प्रॉपर सीक्वेंस में एक प्रॉपर तरीके से फार्मर को फॉलो करने पड़ते हैं। तो सबसे पहले उसको फील्ड प्रिपेयर करना पड़ता है क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए। तो ये होता है प्लोइंग में। प्लोइंग में क्या करते हैं, सॉइल को डिग करते हैं जिससे अच्छी जो सॉइल है नीचे की वो ऊपर आ जाए और ऊपर की सॉइल नीचे आ जाए, मतलब सॉइल को टर्न करते हैं अपसाइड डाउन। और इसको एक प्लो की हेल्प से किया जाता है, जिसको या तो कोई एनिमल पुल करता है या फिर वो ट्रैक्टर्स के थ्रू होता है। उसके बाद रेक करके वीड्स को रिमूव किया जाता है, जो सॉइल होता है उनको लम्प्स में ब्रेक डाउन किया जाता है एक हैरो की हेल्प से। देन अगर आपकी सॉइल रेडी है तो उसके बाद उसमें डिफरेंट क्रॉप्स लगाई जाती हैं। अच्छी और बेस्ट क्वालिटी के सीड्स की जो वैरायटी है उसको खरीदा जाता है एंड उनको बोया जाता है। उसके बाद क्रॉप्स अच्छी उगे, जो सीड है वो अच्छे से जर्मिनेट हो, इसलिए उनको राइट अमाउंट में वाटर चाहिए होता है, इसलिए उनको राइट अमाउंट में वाटर प्रोवाइड किया जाता है। और वाटरिंग को हम बहुत सारे तरीकों से कर सकते हैं। उसके बाद सॉइल को और फर्टाइल बनाने के लिए, केवल वाटर से काम नहीं चलता, और फर्टाइल बनाने के लिए उसमें मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स ऐड किए जाते हैं। और ये जो मैन्योर होता है ये हमें एनिमल एंड प्लांट वेस्ट से मिल जाता है। नेक्स्ट, अब क्रॉप को कोई कीड़ा ना लगे, कोई डिजीज ना फैले क्रॉप में, इसलिए क्रॉप को प्रोटेक्शन भी बहुत जरूरी है। तो क्रॉप्स को प्रोटेक्ट करने के लिए हार्मफुल इंसेक्ट्स ना लगे उस पर, इसलिए इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड्स का स्प्रे किया जाता है। उसके बाद फाइनली जब आपकी क्रॉप ग्रो हो जाती है उसको काटा जाता है और उसको गैदर्ड यानी कि इकट्ठा किया जाता है, और इस प्रोसेस को बोला जाता है हार्वेस्टिंग। और इसके बाद क्रॉप को प्रॉपर कंडीशन में स्टोर करना बहुत नेसेसरी होता है और उसके बाद इसको मार्केट में सोल्ड आउट किया जाता है। सो स्टूडेंट्स, ये थी हमारे चैप्टर की एक्सप्लेनेशन। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया है। एंड अब चलते हैं अपने एक्सरसाइज पार्ट की तरफ और देखते हैं एक्सरसाइज टाइम में हमें क्या करने के लिए बोला गया है। फर्स्ट क्वेश्चन इज टिक द करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट ऑप्शन को आपको टिक करना है। फर्स्ट क्वेश्चन इज इट इज द बिगनिंग ऑफ अ न्यू प्लांट। ये एक न्यू प्लांट की बिगनिंग होता है, सीड, ऑप्शन बी। सेकेंड, सीड्स ऑफ आर डिस्पर्स्ड बाय विंड। तो किसके सीड विंड से डिस्पर्स होते हैं? कॉटन के, क्योंकि वो लाइट वेट होते हैं। थर्ड, फंजाई एंड फर्न्स ग्रो फ्रॉम टाइनी स्ट्रक्चर्स कॉल्ड स्पोर्स। फोर्थ, is placed right underneath the seed coat, endosperm. And fifth,
potato has birds called eyes. B देखते हैं, fill in the blanks. First question, is the beginning of a new plant? Answer is seed. Second question, Da provides nourishment to the various parts of the embryo during germination. The cotyledon. Third question, seeds of xanthium are dispersed by animals. ये एनिमल्स के पैरों में चिपक के दूर तक पहुंच जाते हैं. फोर्थ, राइस एंड मेज आर क्रॉप्स. राइस और मेज जो है वो कौन सी क्रॉप है? वो है हमारी खरीफ क्रॉप्स. एंड फिफ्थ, इज द डिगिंग अप ऑफ सॉइल टू प्रिपेयर इट फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स. प्लोइंग, जो फर्स्ट स्टेप होता है हमारा फार्मिंग का. सी देखते हैं, ट्रू एंड फॉल्स. फर्स्ट, reproduction maintains continuity of life. Yes, true. Second, cotyledons store food for the growing embryo. No, false. Third, dandelion is carried by water from one place to another. True. Fourth, money plant and sugarcane grow new plants from stem cutting. False. And fifth, the weeds are removed with the help of a harrow. Yes, true. So students, this was exercise time. I hope आपको complete chapter अच्छे से समझ में आ गया होगा. And this was our today's video. मिलते हैं अपनी next video में इससे next chapter की explanation के साथ. Till then, अपना बहुत बहुत ध्यान रखिएगा and bye bye.